हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बिहार स्टेट कक्षा 9 से 10 के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 बुक से सेट 7 देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा सोशल साइंस। ध्यान रखिएगा, इससे पहले ऑलरेडी हमने 6 सेट करा रखा है। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। चलिए, पहला सवाल है मिश्रित खेती है क्या है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प ना गलत ही दिया हुआ है, ठीक है, इसको हटा दीजिए। दूसरा विकल्प देखिए, एक ही ऋतु में 2 फसलें साथ साथ एक ही खेत में उगाना, या फिर कृषि के साथ पशुपालन करना, या फिर कृषि की नई तकनीक। तो याद रखिएगा, मिश्रित कृषि में कृषि कार्यों के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता है, ठीक है ना। कृषि के साथ पशुपालन करना भी क्या है, मिश्रित खेती है, अर्थात सी विकल्प सही है यहाँ पे। अगला सवाल है, रेशम कीट किस पौधे पर निवास करता है। रेशम कीट, याद रखिएगा, रेशम कीट किस पौधे पर निवास करता है। तो रेशम कीट शहतूत पौधे पर निवास करता है, जिसे मलबरी कहते हैं, बलबरी नहीं, मलबरी, ठीक है। रेशम उत्पादन रेशम के कीड़ों को पालने और उनसे रेशम निकालने की प्रक्रिया है, ठीक। चलिए, अगला सवाल है, कपास के पौधों में बीटी आविश को किस एक जीन के द्वारा कुटित किया गया है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, कपास के पौधे में बीटी आविश को जिस जीन के द्वारा कुटित किया जाता है उसे क्राई कहते हैं। क्या कहते हैं, क्राई कहते हैं। बी विकल्प सही है, ठीक है। याद रखना है, यह एक विशेष जीन होता है जो विष उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। यह पौधों में कीड़ों को मारने के लिए पर्याप्त विष को सक्रिय करता है, ठीक। अगला सवाल है, हरित खाद के लिए उपयुक्त एक अफलीदार फसल कौन सी है। तो याद रखिएगा, लोबिया। दिए गए विकल्पों में से सही आंसर है लोबिया, ठीक है। हरी खाद के लिए उपयुक्त एक अफलीदार फसल कौन सा है, इसमें लोबिया है। हरी खाद का अर्थ उन पत्तीदार फसलों से है जिनकी वृद्धि शीघ्र हो तथा काफ़ी मात्रा में बड़ी होने पर फूल फल आने से पहले उन्हें जोतकर मिट्टी में दबा दिया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, पूसा रूबी किस्म का एक क्या है। पत्ता गोभी है, बैगन है, टमाटर है, या फिर प्याज है। तो याद रखना है, पूसा रूबी टमाटर की एक हाइब्रिड किस्म है, ठीक है ना। किसका, हाइब्रिड टमाटर का, ठीक है। यह एक जल्दी तैयार होने वाली फसल है जिसमें फलों को पीला डंठल होता है जो एक समान रूप से पकते हैं, ठीक है ना, पूसा रूबी टमाटर। अगला सवाल है, टर्की किसकी नस्ल है। टर्की किसकी नस्ल है। वैसे तो टर्की एक देश भी है ना, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है किसकी नस्ल है, मुर्गी, बत्तख, हंस या फिर बकरी। तो ये याद रखना, मुर्गी का एक नस्ल है टर्की, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में देखेंगे तो प्रथम स्थान है, ठीक है ना। जब से श्वेत क्रांति आई ना भारत में, तब से दूध उत्पादन में बहुत आगे चला गया है, ठीक है। तो ध्यान रख सकते हैं यहाँ से कि भारत के दूध उत्पादन में पिछले 8 वर्षों यानी कि 2013-14 से लेकर के 2021-22 के दौरान 61% की वृद्धि दर्ज की गई है, और वर्ष 2021-22 में यह बढ़ करके 221.1 मिलियन टन हो गया है, ठीक है। वही बात करें, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो इसका नाम है उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है, मधुमक्खियों का प्रजनन तथा प्रबंध कहलाता है, क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है एपीकल्चर। क्या कहता है, कहलाता है एपीकल्चर कहलाता है, ठीक है ना। पिसीकल्चर ध्यान रखिएगा, मत्स्य पालन से संबंधित है, ठीक है। वहीं सेरीकल्चर ये रेशम कीट पालन से संबंधित है। चलिए, अगला सवाल है, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था। कौन सी गैस यहाँ पे निकली थी। तो यहाँ पे निकला था मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या निकला था, मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना। विकल्प नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा ए, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव होना, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी, है ना, जिसे हम लोग MIC कहते हैं, मिक के रिसाव से दुर्घटना को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से
जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 15,000 से अधिक लोगों की जान गई थी और 50,000 से अधिक लोग शारीरिक अपंगता अंधेपन के शिकार हो गए थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ईंधन का एक उदाहरण है? कौन सा स्वच्छ ईंधन का एक उदाहरण है? तो सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा हो जाएगा इसमें? प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। अगला सवाल है, उर्वरक की अत्यधिक प्रयोग से होता है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, क्या होता है? मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, या फिर सभी? तो याद रखिएगा सभी होता है। अगर आप ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो मृदा प्रदूषण तो होगा ही, जल प्रदूषण भी होगा और साथ ही साथ वायु प्रदूषण भी होगा। ठीक है, यहाँ पे बीपी ध्यान रखिएगा। ये जो बीपी है ना, बीपी हम कह रहे हैं, मतलब शॉर्टकट ट्रिक हम बता रहे थे कि बीपी मतलब होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। ये आपका जो घरेलू जो एलपीजी गैस होता है ना, उसी में ये एलपीजी गैस में क्या भरा होता है? बीपी भरा होता है, अर्थात तो ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, जब भी आप एलपीजी अगर आप 16 किलो वाला जो होता है ना, वो सिलेंडर उठा के ले जाएंगे तो आपका बीपी हमेशा हाई हो जाता है। कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो ब्यूटेन और प्रोपेन एलपीजी गैस में भरा होता है। ठीक है, तो वो स्वच्छ ईंधन का एक उदाहरण है। अगला सवाल है, पादप प्लवक में कमी का परिणाम होगा। अगर पादप प्लवक में कमी होगा तो इसमें परिणाम क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होगी। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के जरिए फाइटोप्लैंक्टन वन और अन्य स्थलीय पादपों के समतुल्य CO2 ग्रहण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो फाइटोप्लैंक्टन वैश्विक कार्बन चक्र को भी प्रभावित करता है। ठीक, अगला सवाल है, जय आवर्धन। जय आवर्धन का सर्वाधिक विषाक्त संकेंद्रण होगा। जय आवर्धन का सर्वाधिक विषाक्त संकेंद्रण होगा, कहाँ पे होगा? तो हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ताओं में। कहाँ पे? सॉरी, प्राथमिक में नहीं होगा, है ना। ये जय आवर्धन का अर्थ क्या है, पहले ये समझिए। जय आवर्धन का अर्थ है रासायनिक पदार्थों का खाद्य श्रृंखला में प्रवेश। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा ना, द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, जय आवर्धन का अर्थ है उत्तरोत्तर पोषण स्तरों पर विषाक्त संकेंद्रण में वृद्धि। किसी जीवधारी द्वारा संचित विषाक्त पदार्थ का उपापचय नहीं होता है या बाहर नहीं निष्कासित होता है, अतः यह अगले पोषण स्तर पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर दिए गए विकल्पों में से सी हो जाएगा। 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? ठीक है, ब्रिक्स में कौन कौन शामिल हैं? तो यहाँ पे लिखिए BRICS, ब्रिक्स। ठीक है, तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा विकल्प सही दिख रहा है? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, यही विकल्प सही है, बाकी देखने की जरूरत ही भी नहीं है। आगे है, यहाँ पे इधर संस्थान दिया हुआ है, इधर अवस्थित कहाँ पे ये आपको बताना है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी ये कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। नेशनल सेंटर फॉर सेल्स साइंस ये आपका पुणे में है, जबकि सेंटर फॉर DNA फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स जो है ना, ये आपका हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद में। और नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ये है गुड़गांव में। ठीक है, तो मैच कर लीजिएगा। अगला सवाल है, बंधुआ मजदूरी कब लागू की गई? बंधुआ मजदूरी कब लागू की गई थी? तो ये 1976 में। ठीक है, किसी मजदूर को जीवन भर मजदूर बनाकर रखना, ऋण ना चुकाने के एवज में मजदूरी करना बंधुआ मजदूरी कहलाता है। ठीक है, भारतीय वायुसेना में निम्न में से कौन सी कमान नहीं है? बताना है कि भारतीय वायुसेना में कौन सी कमान नहीं है। तो आप देखेंगे कि भारतीय वायुसेना में उत्तरी वायु कमान नहीं है। ठीक है, उत्तरी वायु कमान नहीं है। क्यों नहीं है, थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, याद होगा अभी हाल ही में हम लोगों ने 8 अक्टूबर को, है ना, आज कितना हो गया, 9, 10, है ना, तो अभी 8 ही अक्टूबर को हम लोगों ने क्या मनाया? वायु सेना दिवस मनाया 8 अक्टूबर को। ठीक है, तो याद रखिएगा भारतीय वायुसेना की स्थापना कब की गई थी? 8 अक्टूबर 1932 को। ठीक है, और ये भी याद रख सकते हैं कि भारतीय वायुसेना के कुल 7 कमान हैं। कितनी कमान हैं? 7, जिसमें से उत्तरी वायु कमान नहीं है। यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च की प्रयोगशाला कहाँ है? तो ये है आपका जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है?
सवाल है मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो याद रखना है ये UNDP के द्वारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट 1990 से प्रतिवर्ष जारी की जा रही है। ठीक है, अब चाहे तो याद रख सकते हैं कि मानव विकास सूचकांक 2020 में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर था, जबकि भारत 131वें स्थान पर था। ठीक, अगला सवाल है कि स्वीडन की संसद का नाम क्या है? तो स्वीडन की संसद का नाम है रिक्सडॉग। क्या नाम है? रिक्सडॉग। अगला सवाल है भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ था? बताना है भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ था? आसान सा सवाल है, क्या हो जाएगा? 1875। याद है ना, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है भारत में? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है ना। तो 1875 में स्थापित देश का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, यहाँ पे 5500 कंपनियाँ लिस्टेड है। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है यूनेस्को के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार, तो याद होगा ये कलिंग पुरस्कार जो है ये आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? है ना, बता चुके हैं कई बार, 1949 में, और जबकि इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। अगला सवाल है सिग्मो क्या है? सिग्मो क्या है? तो सिग्मो याद रखिएगा गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव है सिग्मो। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वत चोटी सही सुमेलित नहीं है ना। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो अबोर जो है ना ये पर्वत चोटी सुमेलित नहीं है जो झारखंड में दिया हुआ है। ठीक है, यही विकल्प सही होगा। बाकी पता होगा आप लोगों को कि दूनागिरी उत्तराखंड में है, दून से संबंधित ज़्यादातर तो उत्तराखंड में ही है, नीमगिरी उड़ीसा में है और मिकिर असम में है। अबोर यहाँ पे नहीं है, अबोर याद होगा अरुणाचल प्रदेश का भाग है ये। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो बात करें पहला कथन में दे रखा है भारत में गुजरात में सबसे बड़ा समुद्री तट है, बिल्कुल सही है। भारत में जोग जलप्रपात उच्चतम जलप्रपात है, ये कथन गलत है। ठीक है, याद रखना है भारत में गुजरात का सबसे बड़ा समुद्री तट है जिसकी लंबाई 1214 मीटर है, ये तो सही है। ठीक है, जिसमें कुल मिलाकर पिछला सेट हमने बताया था कि 9 राज्यों की तटरेखा लगती हैं। ठीक है, जबकि जलप्रपात जोग या गरसोपा का महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये कर्नाटका राज्य में श्रावती नदी पर स्थित है ना। बात करें सबसे ऊंची कौन सा है भारत का जलप्रपात, तो कुंचिकल जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। ठीक है, तो बी कथन गलत है। भारत का मरीन समुद्र तट ही तमिलनाडु में, ये तो सही है। भारत का सबसे छोटा समुद्र तट गोवा राज्य का, ये भी सही है। विकल्प नंबर बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान कीजिए। ठीक है, किसको ध्यान में रखना है? कावेरी नदी की। तो यहाँ पर देखेंगे तो अमरावती है इसका सहायक नदी, सही है। ठीक है, भवानी भी है, ठीक है, और साथ में हेमवती है, दूधगंगा नहीं है। ठीक है ना, दूधगंगा नहीं है, ये शायद कृष्णा का सहायक नदी है आई थिंक, मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 1, 2, 4 कहाँ पर है? बी विकल्प में है। ठीक, चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है? कहवा के उत्पादन में, तो कहवा के उत्पादन में सबसे आगे है कर्नाटक, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल है जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत जिस राज्य में पाया जाता है वह है। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत जिस राज्य में पाया जाता है वह है कितना है? कौन सा है? तो ये है मिजोरम। मिजोरम में देखेंगे तो 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत देखने को मिलता है। ठीक है, मिजोरम में। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे 94.43% अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मेघालय का नाम आता है, फिर अरुणाचल प्रदेश का। वही बात करें लक्षद्वीप में केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में पाया जाता है। अगर केंद्र शासित में पूछा है तो लक्षद्वीप इसका फिर सही आंसर होगा। ठीक है, और सबसे कम उत्तर प्रदेश में, मात्र यहाँ पे 0.56% ही पाए जाते हैं।
अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सी विकल्प है वो सही दिख रहा है यहाँ पे, ये मैच नहीं है। नैयर छत्तीसगढ़, ठीक है, नैयर जो छत्तीसगढ़ का सुमेलित नहीं है। नैयर वन्यजीव अभ्यारण्य ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 30 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम घाट पर में ये स्थित है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। बाकी दलमा झारखंड में ठीक है, कोटीगांव गोवा में, ये भी सही है। सी यहाँ पे से गलत है। निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है। किस एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है। सही आंसर क्या होगा इसका, तिलहन। तिलहन में पूरे संसार में सर्वाधिक उत्पादक है भारत। ठीक है, चलिए अगला है इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है ये। तो ये है टाइटेनियम का। किसका, टाइटेनियम का। याद रखना है इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, यह टाइटेनियम का खनिज है। इल्मेनाइट ऐसे से टाइटेनियम प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल है गंगा के मैदान को एक खालिस्तान के रूप में वर्णित किया गया है। गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया गया है, तो याद रखना है ये जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। विकल्प नंबर सी सही होगा। जियोसिंक्लाइन शब्द का प्रयोग ऐसे लंबे और अपेक्षाकृत संकीर्ण महासागरीय घाटियों के लिए किया जाता है जिसमें अवसादों का जमाव लंबे समय से जारी है। इन अवसादों के ऊपर उठने से वलित हुए पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ है। ठीक है, गंगा के मैदान को जियोसिंक्लाइन के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है। चिल्का झील खारे पानी की झील है ना, लोकटक भी है और सांभर भी है, जबकि वुलर झील आप देखेंगे कि यहाँ पे मीठे पानी का झील है। ठीक है, अब ये किस किस राज्य में स्थित है ये सभी जरूर ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि वुलर झील हम बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और ये भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सांभर याद रखिएगा, ये खारे पानी की झील है जो कि राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर है भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी, तो याद होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, WM डेविस ने की थी। सी विकल्प सही होगा। अगला सवाल गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा दक्षिणी गोलार्ध से संबंधित है ये। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध इसका सही आंसर होगा। अगला है सरगैसु सागर एक हिस्सा है। सरगैसु सागर एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है, ये अपने हम ज्योग्राफी के लेक्चर में कई बार आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, मैप के साथ दिखा चुके हैं, तो याद होगा आप लोगों को, है ना। सरगैसु सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। इस सागर का नाम समुद्री शैवाल के प्रजाति के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर हो जाएगा डी नंबर यहाँ पे सही। अगला सवाल है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर बी सही है यहाँ पर। ठीक है, जबकि सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में क्या लगता है, डुरंड रेखा, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला है आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किस में वर्गीकृत किया जा सकता है। आवर्तन के आधार पर, ठीक है, तो आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी और विलुप्त ज्वालामुखी। विकल्प नंबर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, आवर्तन के आधार पूछा है ना, तो ये हो जाएगा तीनों। ठीक है, तीनों सही है। अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती हैं। ठीक है, अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान के काबुल नदी से जुड़ती हैं, अर्थात बी विकल्प सही है यहाँ पर। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुपरिचारित वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसे 1973 में शुरू किया गया था। तो 1973 में कौन सा सुपरिचारित वन्यजीव अभियान की शुरुआत किया गया था अभ्यारण्य को, तो ये था आपका प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, ये अभियान शुरुआत किया गया था 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर। याद होगा 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बताना है क्षोभ मंडल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया हुआ यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है, नहीं ये सबसे निचली परत है,
इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, नहीं, इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, ये कथन सही है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग कितना है, 13 किलोमीटर है। उपर्युक्त में से एक अधिक, ये कथन गलत हो जाएगा। अगला है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है अफगानिस्तान, है ना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। डी विकल्प सही होगा। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था, बताना है किस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था। याद रखिएगा 1953 में। कब, 1953 में। 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल है निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। कौन सा 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो याद रखना है ग्रामीण खेल। ग्रामीण खेल संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल हैं। अगला सवाल है राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी विकल्प उद्योगपति। उद्योगपति से राज्य विधान परिषद के सदस्य इस श्रेणी से चुने नहीं जाते हैं, मतलब उद्योगपति जो होते हैं वो राज्य विधान परिषद के सदस्य के रूप में नहीं चुने जाते हैं। बाकी स्थानीय निकाय या पंचायती सदस्य चुने जा सकते हैं, शिक्षक चुने जा सकते हैं, कोई स्नातक किया है तो उनको चुने जा सकते हैं, उद्योगपतियों को नहीं चुना जाता। अगला सवाल है भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है नीति या कार्यान्वयन से, अर्थात सी विकल्प सही होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। सही आंसर होगा इसका विकल्प नंबर बी, अधीनस्थ विधान पर समिति। अगला सवाल है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है, ये विकल्प सही होगा। अगला सवाल है किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था ये बताना है, तो सबसे पहले कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में। अगला सवाल है A.S. आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे। किस पद पर कार्यरत थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर। ठीक। अगला सवाल है बताना है कि भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में कथन सही कौन कौन सा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे पहला गलत है कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, गलत है। संविधान का अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया, ये कथन सही है। ठीक है, इसके बाद देखें हम सी में वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी है, ये भी सही है। पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था, ये भी गलत है। 1900 कब किया गया था, 51 में किया गया था। ठीक है, 1951 में किया गया था, ये भी कथन गलत है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, फिर इसका आंसर हो जाएगा विकल्प में देख लीजिएगा सी सही लग रहा है, 2 और 3। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय नहीं है, एक संवैधानिक आयोग है। ठीक है, वित्त आयोग एक संवैधानिक आयोग है। अगला सवाल है ईस्वी सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। आसान सा सवाल है, सभी को पता होना चाहिए, खाद्य एवं कृषि। पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है। पटना हाईकोर्ट का न्यायाधीश कौन है फिलहाल, तो बताना है यहाँ पे। सही आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा ए विकल्प सही होगा, न्यायाधीश कृष्णन विनोद चंद्रन। ठीक है, चलिए अगला सवाल है अंतरिम चल निधि संयोजन सुविधा, इसे ILAF के कहते हैं, को किस समिति ने सुझाया था। अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा है ना, ये जो समिति था किस समिति ने इसको सुझाया था, तो याद रखना है इसको, यहाँ पे नरसिम्हा समिति ने सुझाया था। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है। सवाल फिर से सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता था। सही आंसर है सी विकल्प, रॉलेट अधिनियम 1919 है ना। चलिए आगे है, याद है ना रॉलेट अधिनियम क्या था, पिछला सेट में भी हमने बताया था
रौलत अधिनियम द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी, इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया था। ठीक है, और ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में इसको शुरू किया गया था, या अर्थात कह सकते हैं 1919 में पारित किया गया था। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत का उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? आसान सा सवाल है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? किसका? भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार, विशेषाधिकार कौन सा इसमें नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पुनर्विचार के लिए एक विस्तृत विधेयक की वापसी, है ना, ये विशेषाधिकार नहीं है। ठीक है, और इसके बाद है पुनर्विचार के लिए एक विधेयक की वापसी, ये सही हो सकता है। ठीक है, पुनर्विचार के लिए एक विधेयक की वापसी कर सकता है, वित्तीय विधेयक की वापसी नहीं कर सकता। ठीक है, कानून की अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गए लोगों की क्षमा प्रदान करना, ये है इसका अधिकार। लोकसभा भंग करना, ये भी इनका अधिकार है। लेकिन फर्स्ट विकल्प जो है ये सही नहीं है कि पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक को वापसी कर दे। अगला सवाल है, लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? तो ये आता है लोकसभा अध्यक्ष के। अगला सवाल है, भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्षों का अंतराल है ना? तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्षों का गैप था, है ना? याद होना चाहिए, 3 वर्षों का अंतराल था। ठीक है, 3 वर्ष का। ठीक है ना, याद होना चाहिए कि तीसरी योजना की विफलता और वित्तीय कमी के कारण सरकार को योजना अवकाश, जैसे कि 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 ये घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। योजना अवकाश के नाम से जानते हैं ना, ये 3 साल को। ठीक है, ये 3 साल का था। वजह क्या था? वित्तीय कमी बताई गई थी। अगला सवाल है, मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है, कौन सा है? किसको शामिल किया जाता है? इसमें शामिल किया जाता है तीनों, चाहे वो जीवन प्रत्याशा हो, प्रति व्यक्ति आय हो, या फिर साक्षरता दर हो। भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है, किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा, इस सभी पर आधारित है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसे हम लोग जानते हैं ना एलपीजी के नाम से, एलपीजी, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसके देखेंगे कि जनक कौन है भारत में, तो राव साहब जो है ना, मनमोहन सिंह और राव की जो जोड़ी थी 1991 में, उस समय मनमोहन सिंह क्या थे? उसमें वित्त मंत्री थे, जबकि वित्त जो राव जी थे वो क्या थे? प्रधानमंत्री थे। उसी समय ये एलपीजी की नीति लाई गई थी। चलिए, अगला सवाल है कि ट्राइसेम ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित योजना है। ये ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, क्या है ये? तो एक ऐसा कार्यक्रम है ये ग्रामीण विकास के लिए। ठीक है, ग्रामीण विकास का एक कार्यक्रम है ट्राइसेम, जिसमें ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला सवाल है, भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी, कब जारी हुई थी पहली औद्योगिक नीति? तो यह हुआ था 6 मार्च 1948 को। चलिए, अगला सवाल है, मेक इन इंडिया वैश्विक पहल परिवर्तन किया गया, कब किया गया था इसकी पहल? तो याद रखना है, मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का परिवर्तन 25 सितंबर 2014 को किया गया था, जब पहली बार मोदी सरकार कैबिनेट में आई थी ना, है ना, तब की बात है ये। नबार्ड का लक्ष्य क्या है? नबार्ड का लक्ष्य क्या है? तो याद रखना, नबार्ड का लक्ष्य है ग्रामीण साख को बढ़ाना। अगला है कि छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि की संबंधित है। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है ये आपको बतानी है, आसान सा सवाल है। तो छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1980 से लेकर के 85 के बीच में, और इसी अवधि के दौरान ये नाबार्ड की स्थापना भी की गई थी 1982 में सी रमन कमेटी के सिफारिश पर। अगला सवाल है, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? है ना, अभी हाल ही में सुने होंगे कि रेल बजट को आम बजट में वापस मिला दिया गया है। 2017 में ही मिलाया गया था, जब जीएसटी को लागू किया गया था। अगला सवाल है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी विकल्प, प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। ठीक है, इधर सूची 1 दे रखा है, सर सूची 2 दे रखा है, मिलाना है यहाँ पे भी। तो सबसे पहला है सरकारिया आयोग, है ना, सबसे पहला क्या दिया हुआ है? सरकारिया आयोग। तो ये केंद्र राज्य से संबंध है, केंद्र राज्य संबंध यहाँ पे लिख रहा है, ये 3 में है। सी रंगराजन समिति, ये आप देखेंगे गरीबी के माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए बनाई गई थी, ये विकल्प सही है। पारेख समिति बताइए, पारेख समिति था इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, जबकि नरसिम्हा समिति हो जाएगा बैंकिंग से। बाकी मैच कर लीजिएगा आप लोग।
अगला सवाल है विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल प्रयोग की लाइन आधारित थे, किस में सफल आधारित थे, किस पर? तो ये था चाइनीज। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल चाइनीज प्रयोग की लाइन पर आधारित थे। अगला सवाल है विश्व व्यापार संगठन में भारत शामिल कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1995 में। ठीक है, कब? 1995 में। ठीक है ना। और इसमें अभी वर्तमान में 164 देश हैं। ठीक है, WTO का 164वां देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। अगला सवाल है संशोधित मूल्य वर्धित कर अर्थात मोड वैट संबंधित है, किससे संबंधित है? ये आसान सा सवाल, ये उत्पाद कर से संबंधित है। अगला है नेफेड एक क्या है? नेफेड एक है, क्या है ये? तो नेफेड याद रखना है, ये एक सहकारी संगठन है नेफेड। ठीक है, नेफेड क्या है? एक सहकारी संगठन है। नेफेड का फुल फॉर्म देखेंगे तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है इसका फुल फॉर्म। अगला सवाल कश्मीर का अकबर नाम से सुल्तान था, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है सुल्तान जुनैल अबुद्दीन। डी विकल्प सही है। अगला सवाल है, यहाँ पे एक सवाल छूट रहा है 85 नंबर, और यहाँ पे है मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? याद होगा जहांगीर, है ना। जहांगीर को चित्रकला से बहुत ही प्रेम था, है ना। अगला सवाल है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो ये सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन किया था शिवाजी ने। किसने किया था? शिवाजी ने किया था। शिवाजी के प्रशासन में राजा की सहायता हेतु एक मंत्री परिषद थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। ठीक है, और पेशवा जो होता था ना, वो अष्टप्रधान का प्रमुख हुआ करता था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो व्यक्ति था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। अगला है इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत कभी नहीं की? तो ये था हैदराबाद का निजाम। नील विद्रोह किससे संबंधित है? नील विद्रोह किसके बारे में था, ये आपको बताना है। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो याद होगा नील विद्रोह जो था ये, यहाँ पे रैयत नील की खेती नहीं करना, है ना। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, यही था ना नील विद्रोह। चलिए अगला सवाल है 1875 के दक्कन के दंगों का वह तत्कालीन कारण क्या था? दक्कन का जो दंगा हुआ था तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण था अकाल की छाया। रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते, उन्हें किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो यह था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, जिसकी स्थापना 1885 में की गई थी, ए वो ह्यूम के द्वारा। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? राष्ट्रवादी इसमें समाचार पत्र कौन सा नहीं था, यह बताना है। तो दिए गए विकल्पों में से द टाइम्स ऑफ इंडिया ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, बाकी द हिंदू, द मराठा, बंगाली सभी राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे, अर्थात राष्ट्र की बात करते थे, राष्ट्रवाद की बात करते थे। अगला सवाल है प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदयान सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या है, अच्छा मतलब कि प्रार्थना समाज के कौन थे, यंग इंडिया का कौन थे, है ना, ये आपको बताना है। ठीक है, अच्छा सवाल है वैसे। तो अब देखेंगे यहाँ पे यंग प्रार्थना समाज का, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ से आ जाइए, इस विकल्प में मिलेगा आंसर आपको। ये है प्रार्थना समाज, है ना। तो प्रार्थना समाज के कौन थे? याद होगा आत्माराम पांडुरंग। जबकि यंग इंडिया के थे मोहनदास करमचंद गांधी, है ना। फिर लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख, जबकि सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिराव फुले। जबकि रहनुमाई जो मजदयान सभा के थे वो कौन थे? नेहरूजी फुरदोनी जी। ठीक है, बी विकल्प सही है यहाँ। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी के अंतिम चरण लगभग 200 BC में कागज़ बनाने के लिए कला को किसने खोजा था, है ना। ये कला को किसने खोजा था? ये खोजा था चीनियों ने। अगला सवाल है वर्साय की संधि द्वारा किसका मान मर्दान किया गया? वर्साय की संधि के द्वारा, तो इसमें किया गया था जर्मनी को। ठीक है, याद रखिएगा वर्साय की संधि में जर्मनी का मान मर्दान हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस में शांति सम्मेलन आयोजन किया गया था, यह भी याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के सर्वप्रमुख कारण क्या था, है ना।
तो ये भी सवाल रिपीट हुआ है, कई सेट में आ चुका है ये वाला। तो याद रखना है, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने का सर्वप्रथम कारण वर्साई की संधि था, है ना, वर्साई का संधि। अगला सवाल है, फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस और जर्मनी के बीच किस वर्ष में हुई थी? फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुआ था ना फ्रांस और जर्मनी के बीच में, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1871 में। अगला सवाल है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति जो है ना, ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है 1900, अच्छा माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे सवाल क्या है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फरवरी की क्रांति। ठीक है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। अगला सवाल है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1887 में। अगला सवाल है, जेनेवा समझौता द्वारा वियतनाम का विभाजन किस वर्ष हो गई? जेनेवा समझौता द्वारा वियतनाम का विभाजन किस वर्ष हो गई? ठीक है, ये हुआ था, याद रखिएगा, 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। चलिए अगला है, अमेरिकी महाद्वीप की खोज 1492 ईस्वी में की गई, किसके द्वारा की गई थी? ये भी आसान सा सवाल है ना। ये की गई थी, अमेरिकी महाद्वीप की खोज कोलंबस ने किया था। किसने किया था? कोलंबस ने। जबकि भारत की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने। ठीक है, अगला है, बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब घटी थी? ठीक है, घटना कब हुई थी ये वाला घटना? ये हुआ था 1773 में। ठीक है, बोस्टन की चाय पार्टी की घटना 1773 ईस्वी में घटी थी। बोस्टन की चाय पार्टी के नायक कौन थे? सैमुअल एडम्स थे। अगला सवाल है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन देना। अगला सवाल है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? बता चुके इसका आंसर अभी ही, क्या हो जाएगा इसका आंसर? वास्को डी गामा। कहाँ पहुँचे थे सबसे पहली बार? केरल के कालीतट पर, कालीकट पर। ठीक है, काली नहीं, कालीकट। अगला है, भारत के निम्नोक्त क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों में से संबंध है? किससे? चीड़ के वन से। तो याद रखना है, चीड़ के वन से संबंध है यहाँ पे उत्तराखंड। भारत का उत्तराखंड चीड़ के वनों से संबंध है, और जबकि मैग्रोव वन समुद्र तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैग्रोव वन है, याद रखिएगा। भारत में पतझड़ वन अधिक पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व अब कहाँ देखने को मिलेगा? क्षोभमंडल में, ट्रोपोस्फियर में देखने को मिलेगा। अगला है, रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कौन व्यक्ति थे? रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये व्यक्ति थे मार्टिन लूथर किंग, है ना। रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति थे मार्टिन लूथर किंग। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग अमेरिका के एक पादरी एवं अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकी अधिकारी के संघर्ष के प्रमुख नेता थे। उन्होंने अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है, उन्हें अमेरिका का गांधी कहा जाता है, याद रखिएगा। उस संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है, कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है लोक लेखा समिति, अर्थात सी विकल्प सही होगा। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण 100 प्रश्न का डिस्कस। अगर अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।